अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आर लेक्चर्स। तो जी आज का जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो है कि एक ऐसे की आउटलाइन कैसे बनाई जाए, उसका स्ट्रक्चर कैसे किया जाए और अपना कोई एक अदद सैम्पल ऐसे दिखा दें। तो जनाब, अब मुझे शर्मिंदगी तो बहुत होती है अपनी चीज़ें दिखाते हुए, क्योंकि वो काफ़ी इम्परफेक्ट सी होती हैं और पता नहीं मुझे यूँ लगता है कि मतलब बाज़ लोग ये सोचते होंगे कि अच्छा इतना सिंपल था। तो लेकिन क्योंकि मैंने आपको रियलिटी दिखानी है तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। मुझे भी ऐसे में बहुत प्रॉब्लम था और जब मैं नेक्स्ट ईयर जो है वो सेल्फ स्टडी करना शुरू हुई थी तो मैंने फिर आपको बताया था कि मैंने इस तरह ये वेबसाइट मेरा ख़्याल है सीएसएस एग्ज़ाम डेस्क है, यहाँ पे देख लें। आप लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया था। तो ये यहाँ से जो है ना मुख्तलिफ थीम्स के ऊपर एसेस हैं। सो यू कैन डाउनलोड दिस एंड यू कैन सी ये पास पेपर से आए हुए एसेस हैं। हर थीम के नीचे उसका सैम्पल ऐसे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह तकरीबन ये कोई 27 के करीब थीम्स हैं, तो आप इसमें से 15-20 भी कर लें और गुड टू गो। तो इस तरह जो है ना इसको डाउनलोड करके रख लें और इसमें देख लें हर थीम के नीचे है। तो मैंने इस तरह जो है ना थीम वाइज कुछ थीम्स पे आउटलाइंस बना ली थी और एजुकेशन में ज़्यादातर हायर एजुकेशन का काफ़ी आया हुआ है, तो वो ज़रा अच्छा प्रिपेयर कर लिया था। और मीडिया है जैसे वॉर एंड पीस, वो सारी चीज़ें। तो जो है मैंने फिर एक हमारे कोलीग हैं कॉलेज में सीनियर सर हैं काफ़ी अच्छे, उनसे कहा था कि आप मेरे चेक कर लेना, मुझे कोई टॉपिक बता दें ताकि मैं एक रूटीन में रहूँ, क्योंकि ज़ाहिर है रूटीन तो अक्सर सेल्फ स्टडी वालों की ख़राब ही होती है और ऐसे लिखने को किसका दिल करता है, बहुत बोरिंग लगता है। तो उन्होंने मुझे इकोनॉमी का कहा और मैंने बड़ा फ़ायदा उठाया उनकी लीनियंसी का और कोई 3 हफ्ते के बाद उनको ऐसे तैयार करके दिया। 3 हफ्ते मैंने क्या किया कि हर हफ्ते मैं सोचती थी सैटरडे को मैं सर्च करूँगी और जी संडे को मैं लिख लूँगी। तो होता ये था कि मैं सर्च करती रहती थी, करती रहती थी, करती रहती थी। और ये बड़ा एक गलत बात है, आप इतने परफेक्शनिस्ट ना बनो कि आपसे फिर लिखा ही ना जाए। तो मैंने काफ़ी सारे एसेस, काफ़ी सारी चीज़ें नेट से देखी, आर्टिकल्स पढ़े, इवन आईएमएफ का भी खोल के कि उसकी कंडीशनैलिटीज़ क्या हैं। सर ने इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड आईएमएफ पे कहा था कि कुछ लिखें। तो मैंने ना इसमें इतने सारे पॉइंट्स लिखे, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग की, इसके जो है ना कि मैंने एक रफ सी आउटलाइन बनाई और उसमें पॉइंट्स ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। फिर फैक्ट सारे ढूँढे, इतना ज़्यादा 3 हफ्तों पे मैं ये ऐसे लेगी। बस इसका ये मुझे फ़ायदा हुआ कि फिर इकोनॉमी जितना मुझे ये टॉपिक बुरा लगता था ना, मुझे बहुत सारी चीज़ों की जो है ना इन डेप्थ समझ आ गई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और आपको पता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ तो आप तो खुद भी कुछ कर सकते हो। तो फिर मैंने इसकी नीट में ये ऐसे लिखा, आउटलाइन बनाई इस तरह। और क्योंकि आपको पता है पॉइंट्स मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली थी, अच्छे कर लिए थे, तो मेरा ऐसे बहुत एक्सीड कर गया था। मेरा ख़्याल है कि 3500 से भी ज़्यादा वर्ड्स पे गया है। लेकिन बहरहाल मेरी कामयाबी थी पहली कि मैंने एक ऐसे लिख के पूरा दिखाया सर को इस तरह। इसमें था आउटलाइन में वही इंट्रोडक्शन, आप कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट यही है, ये 2-3 लाइन्स है ना, ये थीसिस स्टेटमेंट है जो आपने स्टार्टिंग करनी है, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा है, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विद वोलेटाइल इकोनॉमी एंड टू स्टेबलाइज़ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इट सीक्स हेल्प ऑफ आईएमएफ एवरी फ्यू ईयर्स व्हिच इम्पोजेस स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़। अब इसमें थोड़ी-सी मुझे लग रहा है, अब नज़र आ रहा है कि थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक कर दी है, मैंने एक लाइन बहुत लंबी लिख दी है। आईएमएफ एवरी फ्यू ईयर्स, इसको भी ना भी लिखती तो खैर थी। खैर चलो, अब उसके बाद मैंने आउटलाइन पे आई कि वाई पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ कंटिंजेंट अपॉन आईएमएफ लोन्स। अब मैं ये डिपेंडेंट भी लिख सकती थी, लेकिन कंटिंजेंट इसलिए कि मतलब थोड़ी-सी वो वोकैब आपकी ज़रा अच्छी लगे। तो फिर इसमें जो है ये पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही है ना? 7 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स है, ठीक है? अब 6 पॉइंट्स इसके हो गए कि हमें आईएमएफ पे जाने की ज़रूरत क्यों होती है। और फिर मैंने तकरीबन 5 पॉइंट्स लिखे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ आईएमएफ कंडीशनैलिटीज़। फिर वे फॉरवर्ड लिख दिया है और वे फॉर्मेट में मैंने 6 पॉइंट्स ही लिखे हैं, ठीक है? और फिर कंक्लूजन। अब इसका तरीका स्ट्रक्चर ऐसे का ये होता है कि आपने जब आउटलाइन बना ली है ना, एक चीज़ आपके पास आ जाती है, फिर आप लिखते जाते हो, फिर आपको मसला नहीं होता। और तरीका क्या है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो एटलीस्ट 200 वर्ड्स का हो, ठीक है? ये आपने एक दफ़ा लिखें। अभी अगर आप जो है ना आपका दिल कर रहा है ना ऐसे को आपने करना है तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करके देखें कि आप एक किसी भी टॉपिक को ले लें, वो जो मैंने आपको पेज दिखाया था उस तरह डाउनलोड कर लें और उसमें से कोई टॉपिक लें और उसमें एक आउटलाइन बनाएं, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ लें, नेट से ज़्यादा ना पढ़ना, ठीक है? इतना ज़्यादा आप जब सर्च कर लेते हो फिर आपसे लिखा नहीं जाता, आपको लगता है कि मैं तो इम्परफेक्ट ही लिखूंगा।
तो उसके बाद आपने ना इंट्रोडक्शन लिखनी है 200 वर्ड्स की, और उसको बाद में काउंट भी कर लेना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गई, उसको स्टॉप लगाया, काउंट किया कि जी 200 है, तो यहाँ पे नीचे आपने साइड पे कहीं 200 लिख लेना है। और उसके बाद मैंने तो यहाँ पे भी कोटेशन, बहुत कोटेशंस डाली थी, क्योंकि अब इतना पढ़ लिया था ना कोटेशंस, तो भर भर के मैंने फिर लिखी। तो लेकिन ज़रूरत नहीं होती, उतनी ही लिखें जितनी आप याद कर सकें। उसके बाद जी मैं, इसके बाद आ जाए इसके ऊपर जो आपकी मेन हेडिंग है, तो उसके पॉइंट्स आप लिखना शुरू कर दें ऐसे में, और 120 वर्ड्स का एक होना चाहिए आपका पैराग्राफ। तो अब उसको करते जाएं, साथ साथ कैलकुलेट कर लें कि अगर आपके पास सिक्स हेडिंग्स भी हैं, कितनी हो गई 6 इंटू, अब ये जो है 3, मैंने मेन हेडिंग्स मेरी 3 है ना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा, कंक्लूजन को भी आप 120 कर लें, तो चलें ये कर लें 6 इंटू 3 18, और ये 19 हो गया। तो 19 इंटू 120 प्लस जो आपने 200 का इंट्रोडक्शन लिखा था, तो ये प्लस करें, सारा कुछ काउंट करें, कितना हो जाता है। ये देखें, मैंने एक रफ सी कैलकुलेशन की है कि आपकी अगर इंट्रोडक्शन है 200 पेज वर्ड्स की, फिर मेन हेडिंग्स 3 हैं और हर हेडिंग में 120 वर्ड्स हैं, तो आपने 120 इंटू 19 कर लिया, क्योंकि वैसे टोटल 18 थी आपकी हेडिंग्स में ला के, और कंक्लूजन डाल के 19 हो गई। तो ये आपके पास एक कैलकुलेशन आ गई कि 2280 आपके वर्ड्स हो गए, उसमें 200 वाला आप वो इंट्रोडक्शन डालें, तो 2480 ये आपके जो हैं टोटल वर्ड्स का ऐसे तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ये लग रहा हो ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप ज़रा ना इसको तजुर्बा करके देखें। कम से कम भी ना मतलब अगर आप चलें 5 हेडिंग्स ही डाल लें, ठीक है? और मेन हेडिंग्स ज़्यादा कर लें फिर। अगर आपने सब हेडिंग्स थोड़ी रखनी है, मेन हेडिंग्स ज़्यादा कर लें। अगर आपकी 4 कभी-कभी ना इस तरह का टॉपिक आ जाता है जिसमें आपकी मेन हेडिंग्स ज़्यादा बन जाती हैं। जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ग्लोबल ट्रेड वाला कैसे किया था? तो जो ग्लोबल ट्रेड वाला था ना, मैं उसका थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ वैसे ही, कि उसमें ना एक तो आपने थोड़ा-सा बताना था कि आजकल का जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रेड है, वो एक वेस्टर्न तरीके पे चल रहा है। कैपिटलिज़्म है, नियोलिबरलिज़्म है, और फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, उसमें नो बैरियर्स हैं, नो बैरियर्स और टैरिफ्स वगैरह, इस चीज़ को प्रमोट करता है। और क्या था इसमें? इसमें वेस्टर्न इम्पीरियलिज़्म का बड़ा हाथ है इसमें, और उसके साथ कल्चर आ रहा है वेस्ट का। तो मतलब ये एक ही में ना, एक हेडिंग के मॉडर्न सिस्टम क्या है ट्रेड का, वो बताने में ही आपके इसमें कोई 7-8 हेडिंग्स बन जाती हैं। फिर उसके बाद आपने चाइना का बताना है, फिर उसमें कंपैरिज़न भी करना है कि चाइना, मतलब पहले फिर आपने बताना है कि चाइना का क्या था, वो मतलब एक कम्युनिस्ट टाइप था, लेकिन उसने भी मतलब कैपिटलिज्म वाली साइड पे आ गया, पूरी दुनिया को एक न्यू कॉलोनियलिज्म की तरफ दोबारा लेके जा रहा है, अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की तरफ। और फिर उसमें आपने कंपैरिजन करना है कि वेस्ट और चाइना का, तो उसमें राइवलरीज भी आएंगी। फिर चाइना हर वो काम कर रहा है जो वेस्ट ने किया था, और उसमें टेक्नोलॉजिकल भी, एजुकेशनल भी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी, फिर इवन मिलिटरीली भी वो उसको compete कर रहे हैं, ताकि अपने ट्रेड इंटरेस्ट को सेव कर सके किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन से। तो उसमें मतलब उसकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी है, मतलब उसका सॉफ्ट पावर भी है, उसके साथ उसकी हार्ड पावर भी है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारे अगर आप फिर इस तरह करें ना कि आपके पास इतनी सारी हेडिंग्स बन गई हैं, और फिर आपने हर मतलब सब हेडिंग को 120 वर्ड्स पे लेके जाएं, आपका बहुत अच्छा ऐसे लिखा जाता है। तो अब मैं ना आपको थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ कि आप ये जो है ना, पहला काम ये करें, डाउनलोड करें, ठीक है। इस तरह थीम्स निकाल लें, जो भी थीम आपको अच्छी लग रही है ना, पहले हमेशा वो ऐसे करना चाहिए जो अच्छा लग रहा है, या फिर वो करें जो जिस पे कभी हाथ नहीं डाला, जो आपको लगता है कि मुश्किल है। अगर आप मुश्किल चीज़ कर लोगे ना, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उस पे आप 3 बड़ी हेडिंग्स, और हर हेडिंग में 3, चले आज 3 कर लें ना, छोटा करके लिख लें। तो वो आप मुझे इंस्टा पे बेशक अपना शेयर कर दें कि हमने ये आउटलाइन बनाई है। पहले आप आउटलाइन बना लें, ठीक है? 1 या 2 दिन लगा के ना एक अच्छी सी आउटलाइन बना लें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद। उसके बाद उस आउटलाइन पे ऐसे लिखना शुरू करें, ठीक है? तो अब जो मुझे इस वीक के अंदर-अंदर सेंड करेंगे ना ऐसे लिख के, मैं इंशाल्लाह उसका चेक करूँगी। तो जो है ना, आपने आपने चेक करवाना है, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो कोई भी इसमें से टॉपिक ले लें, ठीक है? इकोनॉमी वाला भी ले सकते हैं, और यहाँ पे बड़े अच्छे-अच्छे हैं। वुमेन एंड जेंडर इश्यूज़ पे भी अक्सर आ जाता है, लेकिन अगर आपका टेम्परामेंट वो नहीं है ना, तो आप बिल्कुल ना करना, क्योंकि जेंडर में अक्सर ये चीज़ें आ जाती हैं ना, कि या तो वो फेमिनिज्म वाली साइड पे बात चले जाती है, या वो थोड़ा-सा जो है ना मिज़ोगाइनिस्ट वाली साइड पे आ जाती है। तो कोई न्यूट्रल सा टॉपिक ले लें जो इंटरेस्टिंग भी और अच्छा भी लगे, ठीक है? जैसे मैनेजमेंट है, तो लाइफ मैनेजमेंट में आप टाइम मैनेजमेंट पे भी कर सकते हो। पॉलिटिक्स अगर अच्छा लगे, मुझे तो वैसे नहीं अच्छा लगता। मैं तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए ना, तो उससे जान छुड़ाती हूँ।
फिर काफ़ी सारे हैं, ये न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, ये बड़ा अच्छा है। इसमें आप इंडिया पाकिस्तान का भी बड़ा इसमें आ सकता है। मॉडर्न जो है वो न्यूक्लियर एक रेस लगी हुई है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। ईरान का भी ज़िक्र आ सकता है, सैंक्शंस का भी, बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो फिर टेररिज़्म के ऊपर, टेररिज़्म भी अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ हैं यानी टॉपिक्स जो है ना, ह्यूमैनिटी ले लें, अब इस पे तो किसी की दो राय नहीं हो सकती ना, यानी हर वो चीज़ जिसके ऊपर थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन या बायसनेस आ जाए ना, वो चीज़ आपने छोड़नी है, लेकिन तैयारी सबकी करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इस्लामोफोबिया पे कितनी मेहनत की थी, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि अगर इस पे कुछ आया तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको ना लिखूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, फिर रीडिंग पे या रीडिंग बुक्स या रीडिंग इज़ अ प्लेजर, इस तरह इस पे कुछ कर सकते हैं। ग्लोबल इश्यूज़ पे या ग्लोबलाइज़ेशन पे कर लें, ग्लोबलाइज़ेशन बड़ा ही हॉट टॉपिक है। आईआर वाले बच्चे तो ना ग्लोबलाइज़ेशन को खोल के पी जाएँ, ग्लोबलाइज़ेशन पे बहुत कुछ आता है, ठीक है? तो आई थिंक कि आपको जो है ना अब एनर्जी क्राइसिस पे भी कर लेना चाहिए। आजकल दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है। तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी समझ आ गई अगर आपको चीज़ों की। और हाँ, ये कोटेशंस जो हैं मैंने गुडरीड से डाउनलोड की थी, डाउनलोड नहीं की थी, देख के लिखी थी। तो इस तरह कोटेशंस निकाल लिया करें, कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाती हैं। वैसे भी दिल को एक तसल्ली हो जाती है कि हमने कोटेशंस भी की थी, ठीक है। तो अब कहते हैं तो ऐसे पूरा खोल के दिखा देती हूँ, लेकिन मैं रीड नहीं करूँगी, इट्स टू बोरिंग। और दूसरा ये कि रीड करता बंदा कहाँ अच्छा लगता है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट्स लिखे थे, बाद में सर ने भी कहा था कि मुझे लगता है आपको शौक बहुत है कोटेशंस लिखने का, पर इतनी लिखनी नहीं चाहिए। और वाकई नहीं लिखनी चाहिए, बुरा लग रहा है अब मुझे देख के ना कि मैंने किया क्या, इतने सारे फैक्ट्स और इतने फैक्ट्स लिखे हैं मैंने, मार्कर से करके लिखे थे उसको। तो कोटेशंस इतनी ज़्यादा नहीं लिखे हैं, ठीक है। अगर फैक्ट आपका गलत हो जाए तो जो चेक करने वाला है ना, उसको आपसे ज़्यादा अच्छा फैक्ट आता होता है। तो वो जो है ना वहीं पे देख लेता है कि यहाँ पे इसने जो है ना कोई क्या कहते हैं, कोई इसने ना शुगर लगाया मेरे साथ तो आपने उसको ये फीलिंग नहीं देनी होती, ठीक है। ये कहीं पे मैं राइटिंग सीधी कर लेती थी, कहीं पे मैं फिर अपनी जो मेरी नेचुरल है, तो बस यही था कि मार्क्स अच्छे आ जाएँ। तो अगर अब इसमें से कुछ मज़ीद पूछना है ऐसे पे ना, मेरा बनाने को दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हम परेशान ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ये मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया ना, इसकी कैलकुलेशन ये करनी आ गई है ना, यही स्ट्रक्चर बनाना आप सीख लें, ठीक है? कुछ चीज़ों में, कुछ एसेस में वो प्रोस एंड कॉन्स माँगता है कि जैसे यूथ बल्ज इज़ अ बून और अ बेन फॉर पाकिस्तान। तो आपने उसमें बताना है यूथ बल्ज क्यों, प्रोस एंड कॉन्स उसके बता देने हैं। तो इन चीज़ों की तरफ ले जाना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे अब ये ग्लोबल ट्रेड वाला है, तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि वेस्ट और चाइना हमेशा से कोलाइडिंग दो पावर्स रही हैं, तो इसमें आपने इन दोनों का कंपैरिजन लाजमी देना है, सीधी-सीधी बात करने की बजाय। तो वो अगर आपको थोड़ा-सा टॉपिक से समझ आ जाए ना, आज ही आप लोग पुराने सारे एसेस पास्ट पेपर से देखें और इसमें से ना करने की कोशिश करें 1-2, तो आपको खुद ही स्ट्रक्चर तभी समझ आता है जब आप उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, दिमाग लगाते हो, मेहनत किए बगैर नहीं आएगा। ये कोई आपको ऐसे ना ऐसे घोल के नहीं पिला सकता कि ये सीधा-सीधा ऐसे इस तरह रट लो तो आ जाएगा। उसको जब आप करेंगे ना, और ये लाज़मी बात है, ऐसे ऐसी चीज़ है कि आपको ना लगता है मेरी सारी तैयारी एक तरफ और ये तो मुझे लिखना ही नहीं आ रहा। और जब आप लिखने का अपना फ़ियर ख़त्म कर लोगे ना, और ये जब तक लेके नहीं बैठोगे, ठीक है? तो मैं आपको 1 हफ़्ते का टाइम दे रही हूँ, आप इस तरह इसको निकालो और इसमें से ऐसे करो, और फिर आपको वाक़ई सही वाली फ़ीलिंग आएगी। और जब मज़े की बात मैं बताऊँ ना, जब ऐसे आपको लिखना आ जाता है ना, फिर आप कहते हो मैं तो हर चीज़ कर सकता हूँ। फिर मैं सारे सब्जेक्ट्स ईज़िली एस कर सकता हूँ, क्योंकि सीएसएस क्या है? ये तो लिखने का इम्तिहान है, रिटन तो लिखने का एग्ज़ाम है। जितना लिखोगे, अच्छा लिखोगे, क्वेश्चन को समझ के इस तरह का अच्छा आंसर देने की सलाहियत जब तक पैदा नहीं करोगे, तब तक सीएसएस नहीं होता। तो ऐसे जो है ना, वो असल में आपकी वो जगाता है लिखने की एबिलिटी को। तो आपने इसको जो है ना ज़रा अच्छी तरह कर लेना है और फिर मुझे फीडबैक देना है, ठीक है? इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।